में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो घास खाने वाले हो चाहे वो रोटियां खाने वाले हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी खाना खाते हैं ना, तो उनके बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही सारे के सारे जो भी फूड मटेरियल होता है उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही क्रिएट करता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, फिर ऐसे लिपिड हो गया, इन सभी फॉर्म में ही क्रिएट करता है। बट हमारे बॉडी की सेल्स को चलाने के लिए ये फॉर्म में एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपी की फॉर्म में चाहिए, लेकिन एटीपी इनसे ही मिलता है, इसीलिए हमको इसकी जरूरत होती है। ठीक है, सो एटीपी में चाहिए तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नहीं, ये इजी फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। बट ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो हमारी बॉडी में एनर्जी को बहुत सारे प्रोसेस को डन कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसीलिए जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर्ड होती है। और अगर हमें इस बॉडी को यूज करना है तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्जन करना पड़ेगा, और इसे कन्वर्जन करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही गाइस हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर मिलता है, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा तभी तो हमारे बॉडी के अंदर की ये जो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये सभी के सभी ऑक्सीडाइज होके और हमें एटीपी मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बना देंगे। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि हमारे बॉडी में सबसे पहले एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और उसे यूज करना है अगर, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ तो किसके थ्रू ऐसा होता है? कन्वर्जन किसके थ्रू होता है? तो दिस कन्वर्जन ओनली कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस भाई एग्जैक्टली क्या होता है। तो इस दुनिया में ना मेरे अंदर ना तुम्हारे अंदर, हम सभी के अंदर, इस दुनिया में चाहे कोई भी गाय भैंस बकरा कुछ भी हो, सभी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं सब रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, जितने भी दुनिया में एनिमल है सभी के सभी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए ये एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है भाई? ये टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और इसे आप बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हो। वाई बायोकेमिकल प्रोसेस? तो कभी तो ग्लूकोज का नाम सुने रहोगे ना, कभी ना कभी तो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब का नाम सुने रहोगे ना, ये होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, सो एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में ओज वर्ड आता है ना, लाइक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फिर फ्रक्टोज, सुक्रोज, फिर ठीक है राइबोज, ये सब के सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में इन मिल जाए ना तो समझ लेना कि वो प्रोटीन है, लाइक ट्रिप्सिन, मायोसिन, लाइसिन, एक्टिन। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। अभी देखो एक्टिन जो होता है ना आपका प्रोटीन, वो अपने मसल्स में होता है, मायोसिन भी मसल्स में होता है, ट्रिप्सिन नॉर्मली बहुत सारे फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। फिर अपने बॉडी में ऐसे ही बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, किसी भी अगर एंजाइम को पहचानना है, एंजाइम को पहचानना है, तो हमारी बॉडी में कभी भी लास्ट में अगर एज वर्ड आया, किसी भी इंग्लिश के लास्ट में एज वर्ड आया, इंग्लिश में मतलब जब बायोलॉजी पढ़ोगे तभी, सभी में नहीं, तो आपने सुना होगा आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज ऐसे सुना होगा ना। ठीक है, एंजाइम वो सारे के सारे कहलाते हैं। तो एज आया तो एंजाइम, इन आया तो प्रोटीन, ओज आया कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये भी केमिकल फॉर्मूला हुआ ना, कहाँ मिलता है? एनवायरनमेंट में मिलता है, इसीलिए हम इसको बायोकेमिकल कहते हैं, और इसी को हमें ब्रेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऐसा किस प्रोसेस की वजह से होता है? रेस्पिरेशन की वजह से, इसीलिए हम इसे बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है, और जिसके वजह से हमें एनर्जी, केमिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये बात गाइस आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज एग्जैक्टली भाई रेस्पिरेशन? So respiration, it is a biochemical process of oxidation of organic compound। ये सारे ऑक्सीडेशन, ये जितने भी है ना, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही तो हमें खाना खाने के बाद मिलता है ना यार, तो इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तभी ना हमारे बॉडी में एनर्जी आएगी। ठीक है, सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्यों करना है? तो in order to manage for the liberation means release करना, liberation of chemical energy in the form of ATP molecule। समझा अच्छे से? तो ये होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। मतलब रेस्पिरेशन का एक ही काम है कि ये एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है, और जिसकी मदद से हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना, जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे आप इसका रिएक्शन को याद कर लो यार, C6H12O6 ये होता है भाई अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज को करूंगा ऑक्सीडाइज करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा और हमें 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलती है। फिलहाल जितना आसान सा यहाँ पे लिखा हुआ है इतना आसान टॉपिक होता नहीं है, इतना आसान प्रोसेस होता नहीं है कि ग्लूकोज को आप जस्ट ऑक्सीडाइज कर दो तो आपको सीधा 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके लिए हमें 3 स्टेप में जाना होता है। पहला हो गया भाई ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम देखो अभी हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी चीजें आती है लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज सब आते हैं। तो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ग्लूकोज का अभी हमको ग्लूकोज ही मिलता है ना, खाने से रोटियां खाओगे ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज हमें मिलता है तो ग्लूकोज थोड़ी एनर्जी है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कौन कराएगा ऑक्सीडेशन? रेस्पिरेशन प्रोसेस जो अपने बॉडी में होता है। जैसे ही ग्लूकोज में आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सांस लेंगे तभी ना ऑक्सीडेशन अंदर होएगा, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने बॉडी में आएगा ना तो वैसे ही यहाँ पे सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है और ग्लाइकोलाइसिस होता है। फिर उससे टीसीए साइकिल होता है और फिर हमारे बॉडी में उसके बाद जाके कहीं ईटीसी साइकिल और फिर हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। ऐसे होता है सारा प्रोसेस, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो भाई ये हो गया सारा चीजें। अभी हमको चलो रेस्पिरेशन करना है तो हम उसके बारे में पहले क्यों ना ये समझें कि भाई एग्जैक्टली रेस्पिरेशन कहाँ से होता है। तो पहले प्लांट के बारे में समझेंगे, फिर हम अपनी बॉडी में समझेंगे, अपनी बॉडी के बारे में समझेंगे। तो भाई गैसियस एक्सचेंज, अपनी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज बहुत होता है। हम अलग अलग जगह से छेदी लाल बन जाते हैं, हम दोनों तरफ से गैस छोड़ते हैं, ठीक है, और एक ही तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ से जो लेता रहेगा वही बता देना। तो भैया मैं तो नोज से लेता हूँ गैसेस, नोज से, ठीक है, मैं गैसेस लेता हूँ और नोज से ही गैसेस छोड़ता हूँ। एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग गैस लीव करने के 2 रास्ते यू नो ऑलरेडी, ठीक है, और भी बहुत सारे रास्ते, ठीक है, ओके। तो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है हमारे ऑर्गेनिज्म में और एनवायरनमेंट के बीच में, सभी करते हैं। बस किसी का ऐसी होती है कि एकदम उठ के भाग जाओगे और कभी कभी नॉर्मल हो, ठीक है। चलो तो अभी भाई गैसेस एक्सचेंज करनी है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं। सो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, मतलब एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब क्या है कि जो ऑर्गन्स एनवायरनमेंट से गैस लेते हो और एनवायरनमेंट को गैस देते हो, तो ये क्या होती है? ऑर्गन्स कहलाते हैं। मतलब इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑर्गन्स। मतलब जो रेस्पिरेशन वाले सिस्टम्स है लाइक ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन के इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो जिन्हें आप, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्हें जो एनवायरनमेंट से लेता हो और एनवायरनमेंट को देता हो उसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करती है। सो एक कुछ रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज करने के लिए कि भाई वही ऑर्गन्स एक्सचेंज करेगा गैसेस को, कौन करेगा? तो उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। जो भी अपने पास मतलब रहेगा ना ऑर्गन्स, जैसे अपना अभी नोज है तो इसके पास है अच्छा खासा एरिया है, बहुत ज्यादा, एक फिंगर तक अंदर आप डाल सकते हो, तो ये होता है लार्ज सरफेस एरिया। ऐसे ये थीन होना चाहिए और हाईली वेस्कुलर, इसमें बहुत सारा ज्यादा होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए गैसेस के लिए। मतलब ऐसा है कि गैसेस को आने ही ना दे, गैसेस को जाने दे, ठीक है। अभी जब आपके मतलब नोज में कभी कभी अगर मलाई भर जाती रहेगी तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे कभी भी आपकी गैस अंदर जाती है क्या? नहीं जाती, ठीक है। सो उस टाइम पे फिर अपनी गैसेस परमिएबल नहीं होती, उन्हें परमिशन नहीं मिलती है अंदर जाने के लिए। तो इट शुड बी परमिएबल, ठीक है, टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरी बात, ये मॉइस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम पत्थर जैसा बन जाए, हाथ में डालो तो वो भी कट के बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत मलाई रहेगा चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने की। चलो थोड़ा सा प्लांट्स में देख लेते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो बहुत सारे गाइस प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो फैसिलिटेट करते हैं कि गैस एक्सचेंज हो, और ये ओनली डिफ्यूजन की वजह से होता है। हमने इसे पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में। आगे अगर आप डिफ्यूजन पढ़ोगे तो वहां पे दिया हुआ है डिफ्यूजन के बारे में। देखो यही फायदा होता है, रिड्यूस करने का सिलेबस कोई घाटा ही नहीं होता, इसलिए तो मैं सब लाइन से पढ़ा रहा हूँ। और ठीक है, और जो चीजें आपको ना लगे कि ये नहीं पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ो, बस खत्म कहानी। आप अपने सामने बुक तो ओपन करके रखोगे ही, जो टॉपिक यहाँ पे नहीं रहेगा उस टॉपिक को मत पढ़ना, अगले टॉपिक में जाना, तो खुद ही आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई अगर मैं कोई टॉपिक मिस करूंगी तो आगे का टॉपिक नहीं होने वाला है मेरा, ये आप याद रखो अच्छे से। सो डिफ्यूजन की वजह से हमारी गैस अंदर आती है और गैस बाहर जाती है। अब जब आपने 6वां चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो डिफ्यूजन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ
डिफ्यूजन मतलब होता है माइग्रेशन, किसी चीज का माइग्रेशन होना, किसी चीज का माइग्रेशन मतलब आना जाना, किसी चीज का अंदर आना, किसी चीज का अंदर से बाहर जाना, ये होता है माइग्रेशन। और यही प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के नाम से होता है। डिफ्यूजन में यही होता है, माइग्रेशन होता है। हमने पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशन में वाटर का डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन। तो अपने जो प्लांट होते हैं ना, वही प्लांट में अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो डिफ्यूजन करने में हेल्प करते हैं। ये सेल्स भाई स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, रूट में, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। पोर्स यानी होल, छोटे छोटे होल, जो होल होते हैं ना छोटे छोटे, वो होल करते हैं अपने सारे के सारे रेस्पिरेशन को। और ये पोर्स पूरे के पूरे प्लांट में हर जगह होता है, जहां देखोगे वही पोर्स होगा। और उसी के हेल्प से अपना प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है प्लांट और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल छोड़ता है। तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, प्रेजेंट ऑन द लीफ, प्रेजेंट ऑन द रूट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने गाइस आपको बताया था स्टोमेटल स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर नंबर 6 में। स्टोमेटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स, ठीक है, जो लीव्स होती है ना, मैं अभी तक सिर्फ यही लीव्स बनाने जानता ही हूँ, ऐसा हार्ट टाइप का, ठीक है, और बाकी मेरे को नहीं आती है। तो ये लीव्स जो होती है ना, लीव्स, इन लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दिन में चालू रहता है और रात में बंद हो जाता है, ये मैंने बताया था चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, सो स्टोमेटा की वजह से, स्टोमा कहो या स्टोमेटा कहो, ये लीव्स में होता है। इन्हीं की हेल्प से अपनी प्लांट की जो बॉडी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है बाहर से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ेगी। किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। तो यही होते हैं पोर्स। अपने भी पास पोर्स होते हैं, मैं बताऊंगा, पोर्स मींस होल, तो अपने पास भी है होल, ऐसी बात नहीं है, अपने पास बहुत बड़े बड़े होल हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे देखो पहले स्टोमेटा के बारे में देखो। ठीक है, सो स्टोमा, यहाँ पे लीव्स में भी ऐसी टाइप के पोर्स होते हैं, पोर मींस होल, ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ते हैं। और इन छोटे छोटे होल लाइक, पोर लाइक सेल्स को हम लेंटी सेल्स भी कहा करते हैं। स्मॉल स्मॉल सेल्स को, जो पोर होते हैं, जिनमें पोर्स यानी होल्स होते हैं, इन्हें हम लेंटी सेल्स भी कहते हैं, लेंटी सेल्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये भाई प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी हेल्प से अपना प्लांट रेस्पिरेशन करता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ गई होगी ना। अब बढ़ते हैं हम एनिमल की तरफ। तो भाई जो एनिमल होता है ना, प्लांट से बहुत ही अलग है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो नॉर्मली लीफ में छोटे छोटे होल हो गए, उनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ दिया। ये हो जाता है अपने एनिमल की तरफ से। बट क्या होता है एनिमल में? एनिमल में आपने सुना ही होगा कि एनिमल की जो बॉडी होती है, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानते हो ना, छोटे छोटे सेल्स किस तरीके से एक साथ आके ऑर्गेनाइज होके ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ये एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड रहता है। यानी कि स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एक एनिमल्स को होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी रेस्पिरेशन करो, प्लांट्स के जैसे रूट से भी करो, स्टेम से भी करो, लीफ से भी करो, हर जगह से करो, जहां से मिले वहीं से ले लो, ऐसा नहीं होता है। अपने ह्यूमन बींग्स में अभी ऐसा होने लगे तो हम कहीं से भी ऑक्सीजन अंदर लेने लगेंगे, जहां जहां भी मिला पोर्स, होल जहां जहां मिला वहीं से ऑक्सीजन अंदर ले लो, ऐसा नहीं हो सकता हमारे अंदर। हमारे अंदर उसके लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाया गया है जिसका नाम है नोज। ठीक है, उसी के थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और उसी के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। और बाकी होल जो है दूसरे काम के लिए बनाया गया, वहां से दूसरी गैसेस निकलेंगी लाइक मीथेन वगैरह, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे सुगंध देती है। ठीक है, तो ओके, याद रखो अच्छे से। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है ऑर्गेनिज्म में। जो एनिमल्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है और फिक्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में फिलहाल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो कुछ जान लेते हैं कि हर एक अलग अलग टाइप के एनिमल्स में भी किस किस तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। देखो, प्रोटिस्ट है, स्पॉन्जीज एंड सिलेंट्रेट्स। आप बोलोगे भाई सिलेंट्रेट्स क्या होता है? ये सारे फाइलम्स के नाम है, प्रोटिस्ट, स्पॉन्जी, सिलेंट्रेट। तो ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं और इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। ऐसी फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया, एनेलिडा, अर्थवर्म, निरिस, एम्फीबियंस, ये सब के सब भी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक है। सेमी एक्वेटिक का मतलब पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक मींस होता है पानी में भी रहते हैं और पानी में
नहीं भी रहते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे सारे होते हैं इस तरीके से, यानी फ्लैट वर्म लाइक प्लेनेरिया, एनेलिडा, ये सब के सब अर्थवर्म है। नेरिस, नेरिस एम्फीबियंस, नेरिस मींस पैसा, पैसा देखे हो ना, पैसा वही होता है। तो ये सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक दोनों होते हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ही रेस्पिरेशन करते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह, ये सब टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड में रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और इनके पास ट्रैकियल, जैसे हमारे पास ट्रैकिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो ट्यूब्स इनके पास भी होता है और स्पाइरेकल्स भी होते हैं। ऐसी अरेक्निड्स लाइक स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ये भी लैंड में चलते हैं, हवा में उड़ नहीं सकते। अभी बिच्छू हवा में उड़ता है क्या? नहीं ना। तो वैसे इनके पास भी रेस्पिरेशन के लिए बूक, लंग्स होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट है लेमुलस, जिसे ऑर्थ्रोपोड भी कहा जाता है। ऑर्थ्रोपोड मींस जिसके पास बहुत ज्यादा लेग्स होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा लेग्स होते हैं, उसे ऑर्थ्रोपोड कहते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में सुना होगा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है ये, ठीक है। तो ये भी एक्वेटिक है और इसके पास बूक, गिल्स होती है। आपने सुना भी होगा जो फिश होते हैं, फिश, उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल्स स्लिट, वो प्रेजेंट रहता है। आपने देखा होगा ना फिशेस को, यार फिशेस को नहीं देखे हो, ऐसे फिशेस होती है, ठीक है, बन जा यार फिश, बन जा आज मेरे से, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ फिश होती है, ठीक है। सो ये जो फिश होती है ना, फिश ऐसी, अरे वाह, ठीक है, ये है फिशेस। तो फिशेस को भाई यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लाइंस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट, क्या कहते हैं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट। और इसी के वजह से अपनी फिशेस पानी के अंदर ऑक्सीडेशन करती हैं, पानी के अंदर रेस्पिरेशन, आप कह सकते हो, पानी के अंदर क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है तो एनिमल ये भी ना, ये क्या करती है, पानी के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्हें ऑक्सीजन कहां से मिलता है, तो H2O, पता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन को ये गेन करते हैं। और अगर हमारे पास भी काश ये फेरेंजियल गिल्स स्लिट होता तो हम आज के डेट में पानी में भी रहते, ठीक है, बट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखो अच्छे से। चलो आगे आते हैं एम्फीबियंस लाइक टैडपोल्स और फ्रॉग्स। टैडपोल ही फ्रॉग भी होता है ये भी। और सैलामेंडर लाइक, सैलामेंडर पता है ना, सैलामेंडर मतलब वो यार छिपकली, ठीक है। एंड न्यूट्स, न्यूट्स मुझे भी नहीं पता, जाके गूगल में सर्च कर लो। अरे दुनिया में करोड़ों एनिमल्स यार, सबके नाम थोड़ी किसी को याद रहते हैं। दुनिया में किसी को सबके नाम याद नहीं होंगे, दुनिया में एक भी इंसान को सबके नाम याद नहीं होंगे, ठीक है, सभी के नाम, हाँ मे बी मैक्सिमम नाम याद होंगे, बट सभी अभी तो आधे एनिमल पता भी नहीं चले कितने, ठीक है। तो जाके न्यूट्स क्या होता है सर्च कर लेना, मे बी तुम्हें पता हो, आई डोंट नो। चलो, तो यहाँ पे ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ये भी कहाँ रहते हैं, पानी में। और एक्सटर्नल गिल्स होती है, इनको बाहर होती है, जैसे फिशेस को होती है। और ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग पता है ना, एम्फीबियंस होता है, पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। तो ऐसा इनका हालत है। जैसे फिशेस भी होते हैं एक्वेटिक और इनको इंटरनल गिल्स स्लिट रहती है। रेप्टाइल जो स्नेक वगैरह हो गया, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स में तो हम भी आते हैं, मैं नहीं आता हूँ, फीमेल्स आते हैं मैमल्स में, ठीक है, फिलहाल मैं भी हूँ, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल जो होता है, टेरेस्ट्रियल लैंड में हम रहते हैं, हम पानी वानी में भाई नहीं रहते, हम मिट्टी में रहते हैं। और हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, बकायदा लंग्स होता है। और फिर टर्टल्स हो गया जो अंडर वाटर में, उसके पास क्लोआका नाम का एक ऑर्गन होता है, क्लोआका, जिसे हमारे बॉडी में लंग्स जो होते हैं, चेस्ट, उसे हम कहते हैं अपने अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो उसके अंदर क्लोआका नाम का ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस बात को आपको समझ के रखना है। तो गाइस अभी तो आप एक बात जान ही चुके हो कि किस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, किस तरीके से प्लांट की बॉडी में एनर्जी बनती है। तो अभी हम लोग जानेंगे अपनी बॉडी में रेस्पिरेटरी